हेलो जो कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो 5 मार्क्स का आपका आता है। तो अगर आपको 5 मार्क्स में डीएनए का स्ट्रक्चर आता है या 4 मार्क्स में भी अगर आता है तो आपको विथ डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो मैं आपको बताऊँगी कि काफ़ी अच्छे से आप कैसे बहुत ही आसानी से इसका डायग्राम भी बना लेंगे और इसकी संरचना के बारे में लिखेंगे भी और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। डीएनए की संरचना, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसमें हेडिंग डालना है और उसके बाद लिखना है डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन और क्रिक का मॉडल है। वॉटसन और क्रिक ने किया था 1953 में। तो ये अगर आपको याद न आए तो मत लिखो, वॉटसन और क्रिक ने किया था। सन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को याद नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। वॉटसन एंड क्रिक ने किया था और इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतना ध्यान रहेगा, इतना आपको स्टार्टिंग में लिखना है। उसके बाद हम बनाएंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे? देखने में बहुत थोड़ा सा टफ लगता है बट टफ है नहीं एक्चुअल में। इस तरीके से देखो, ये 2 स्ट्रैंड से बना होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, मान लो ये हमने यहाँ से शुरू किया, फिर इस तरीके से ऐसे करके ऐसे ये एक स्ट्रैंड बनाया मैंने बस। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है अभी। यहाँ से दूसरा स्ट्रैंड लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से दूसरा लिया और इसको नीचे जाके इसको हमें टच नहीं कराना है। आप इस तरीके से भी बनाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स कटेंगे। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे ये दिखा इस, क्योंकि हमें इसमें फास्फेट और शर्करा भी बनाना है तो इसलिए इसे हमें चौड़ा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ये स्ट्रैंड। ठीक है, इस तरीके से कर दो। तो ये आपका, आप थोड़ा सा जब पेंसिल से बनाओगे तो थोड़ा अच्छे से बनाना, पर बनेगा ये इसी तरीके से। ठीक है, एग्ज़ाम में जल्दी रहेगी तो आप ऐसा बना दोगे तो मैं इस बात की तो गारंटी लेती हूँ कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाया, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ये देखो, ये हमारा बन गया डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, बट ऐसे बनाओगे तो नंबर कैसे मिलेगा? अब आपको ये 3 डेज़ का स्ट्रैंड होता है और ये 5 डेज़ का ही होता है। हाँ राइट, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये जुड़े होते हैं, मतलब ATGC, ध्यान रखना, ATGC ये इसी से जुड़ता है, उल्टा सुल्टा नहीं, ATGC। ठीक है, AT जो है वो डबल बॉन्ड, सबसे पहले 2 बॉन्ड फिर 3 बॉन्ड। ठीक है, 2 3 ऐसे ही जुड़ा रहता है। तो आप पहले यहाँ पे A बनाओ, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ो T के साथ, थायमिन के साथ, ये जोड़ दिया हमने। फिर यहाँ पे हमने बनाया G और इसको ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ा C से। ठीक है, जुड़ गया। अब इसी तरीके से आप ये डबल बॉन्ड से T ऐसे ऐसे जोड़ के और बनाते जाओ। ठीक है, ये आपके फुल मार्क्स दिलाएगा। इसी तरीके से आपको पूरा बनाना है। और यहाँ पे ये जो हमारा जो स्ट्रैंड है 2, ये जो है ये किससे बना होता है? इसमें क्या होता है? इसमें हमारा होता है फास्फोरस P और सल्फर। ठीक है, मतलब सॉरी शर्करा, फास्फोरस और शर्करा सॉरी, तो इन दोनों से बना होता है। तो पूरे में फास्फोरस शर्करा प्लस फास्फोरस प्लस शर्करा, ऐसे करके पूरे स्ट्रैंड में आपको इसी तरीके से भरना है। ये जैसा मैंने पहला भरा है ना, ये आपको पूरा भर देना है। आपको देखिएगा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर ये 10 जो होते हैं हमारे नाइट्रोजन क्षार के 10 अणुओं के बीच की दूरी हमारी कितनी होती है? 10 अणुओं की। ठीक है, 10 अणु हमने ऐसे कर दिया, आपने गिनना नहीं है। ठीक है, क्योंकि गिनते कौन बैठेगा, ऐसे में आपको नंबर मिल जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितनी होती है ये नाइट्रोजन क्षार के 10 अणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से आप दिखा देंगे और इस तरीके से पूरा इसको भर देंगे बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इतना कर दिया, बहुत है। अब आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि ये जो होते हैं स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। आप हिंदी में लिख लेना। फिर और ये जो हमारे होते हैं इनको कहते हैं हम नाइट्रोजन बेस, मतलब नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा बना होता है। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि P इज इक्वल टू फॉस्फेट और S इज इक्वल टू शर्करा।
फॉस्फेट और शर्करा, ठीक है, इन दोनों से बना हुआ होता है। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये हमारा डायग्राम हो गया, बहुत ही आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। कौन सा घटक होता है वो? डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार, जैसा कि हमने देखा, ठीक है। एक ये फॉस्फेट समूह हो गया, सॉरी ये फास्फोरस बोल रही थी मैं, फास्फेट समूह हो गया। ये फॉस्फेट और शर्करा से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये हो गया। तो ये फास्फेट समूह और क्या, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, ये नाइट्रोजन क्षार, तो इनसे मिलकर ये डीएनए का एक जो अणु होता है वो बना होता है, ठीक है। फिर अब नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, 4 टाइप के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये भी आप मेंशन कर देंगे। फिर हम लिखेंगे कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है, ठीक है। कौन से? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब आप सिर्फ वही लिख रहे हैं जो यहाँ पे हमने बनाया है, ये फास्फेट और शर्करा, ठीक है। जो डीएनए का प्रत्येक अणु क्या होता है? फास्फेट और शर्करा से मिलकर बना होता है, तो ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों से बना होता है, जिसका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक का व्यास कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये हमने सबसे पहले बताया, वो सबसे पहली लाइन में लिखा, ठीक है। फिर प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइडों में फॉस्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। फॉस्फेट और शर्करा समूह कैसे जुड़े रहते हैं? एकांतर क्रम में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ही जुड़े रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार तथा द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े होते हैं? श्रृंखला में नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब ये एक है और ये एक है, ठीक है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े होते हैं? ये बीच में ATGC मतलब नाइट्रोजन क्षार है ना, ये तो इनसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, 3, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। इसमें लिखा है आगे, जिसमें एडिनिन मतलब T से जुड़ा होता है ना, एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन के 2 बंध, ठीक है। एडेनिन जो है वो थाइमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध से जुड़ा रहता है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा रहता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या? डीएनए अणु के 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जैसा कि ये मैंने आपको बताया, ठीक है। कितनी होती है इनकी दूरी? 10 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये टोटल बस आपने जो ये बनाया है इसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये डीएनए की संरचना में आपको एक्सप्लेन करना है, इससे ज़्यादा और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पूरे नंबर दिला के जाएगा अगर इस तरीके से आप डायग्राम पूरा बनाएंगे, और ठीक है। और इसको नेमिंग बस करना है, नेमिंग में भी कुछ खास नहीं है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, आप सभी को पता है, दोनों जो है वो नाइट्रोजन क्षार से जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। तो ATGC करके याद रखना, ठीक है। तो ATGC याद रखना, कुछ और मत ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन क्षार से ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइडों के बीच का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये परस्पर किसमें होते हैं? एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, फास्फेट और शर्करा, मतलब ये सब आपको इसमें लिखना है, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा और कुछ नहीं लिखा है जो मैं आपको बताऊं, मतलब इतना आप लिख लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो, वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो, मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने अगली वीडियो में। कोई और टॉपिक समझना हो तो आप मुझे टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।